हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएस स्टोरीज। तो आज की कहानी है नसीब का खेल। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आइए चलते हैं कहानी की ओर। चांदनी अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर मंदिर जा रही थी। गाड़ी से उतरकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी ही थी कि तभी वह मंदिर के पास लगी दुकानों से फूल खरीदने के लिए रुक जाती है। बहन जी, पूजा के लिए फूल देना, उसने फूल बेचने वाली एक साधारण सी महिला से कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फूल वाली पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। अरे, यह तो निशा है। उसे देखकर उसका मन अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। ऐसा लग रहा है मानो सारी घटना अभी घट रही हो और चांदनी एकदम से कहीं खो जाती है, जैसे कल की ही बात है कि दरअसल वे दोनों, चांदनी और निशा, आपस में चचेरी बहनें थीं। जहां निशा के पिता एक बहुत बड़े जमींदार और रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे, वहीं चांदनी के पिता एक मध्यम परिवार के थे। बेशक दोनों के पिता की हैसियत में बहुत अंतर था, लेकिन उनके मन में बिल्कुल भी फर्क न था। वैसे ही निशा और चांदनी कहने को चचेरी बहनें थीं, लेकिन मानो जैसे एक जिस्म दो जान थीं। एक दूसरे के बिना दोनों रह ही नहीं सकती थीं। साथ साथ वे स्कूल जाना, साथ साथ खाना खाना, साथ साथ पढ़ाई करना, हर काम वे दोनों साथ ही किया करती थीं। निशा के पिता भी निशा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बचपन में निशा को चांदी के झूले में झुलाया जाता था। वह हर समय चांदी के झूले में झूलती। कभी कभी चांदनी भी जिद कर जाती। आखिर थी तो वह भी बच्ची ही ना। और फिर बाल हट, आप तो जानते ही हैं। फिर निशा के पिताजी निशा को मुश्किल से झूले से उतारते और चांदनी को झुलाया करते थे। क्योंकि निशा के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और वह बहुत रईस लड़की थी। इस वजह से उसके लिए रोज रोज नए नए खिलौने, कपड़े आया करते और अपने पुराने कपड़े और खिलौनों को निशा चांदनी को दे दिया करती थी और चांदनी उन कपड़ों को भी बड़े संभाल कर रखा करती थी। और बचपन से लेकर बड़े होने तक यही सब चलता रहा। लेकिन ना तो निशा के मन में चांदनी के प्रति प्यार कम हुआ और ना ही चांदनी का प्यार किसी भी तरीके से निशा के लिए कम हुआ। समय के बढ़ने के साथ साथ उन दोनों का प्यार और बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन हाँ, कभी कभी निशा के मन में यह जरूर आता था कि कोई कोई इंसान वास्तव में मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होता है। कभी कभी वह सोचती कि एक चांदनी है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, जो चाहे 1 मिनट में हाजिर हो जाता है। और दूसरी तरफ वह अपनी तरफ देखकर थोड़ी उदास हो जाया करती। पर फिर भी कोई भी अगर उन्हें देखता तो यही कहता कि दोनों आपस में बहनें हैं। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन उन दोनों को आपस का प्यार देखकर अच्छे अच्छे लोगों में बहुत ही ज्यादा जलन पैदा हो जाती थी। लोग बाग निशा के पिता को भड़काया करते कि कहाँ तुम इस गरीब के साथ इतना दोस्ताना निभाते हो। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी कोई भी बात इसको मत बताया करो, क्या पता इस गरीब के मन में क्या चल रहा हो। और वैसे भी इसकी बेटी ने भी तो तुम्हारी बेटी के साथ दोस्ती कर रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी बेटी को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगी। लेकिन काका उनकी एक भी बात न सुनते। काका को मुझ पर और निशा पर, दोनों पर ही पूरा भरोसा था। ना तो मेरे पिताजी और ना ही काका दोनों किसी की बातों पर ध्यान देते थे। हमारे परिवारों की दोस्ती और प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। खैर,
अब हम दोनों की स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई और हम दोनों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। काका हमें गाड़ी से कॉलेज तक छोड़ आया करते और फिर लेने भी पहुंच जाया करते। लेकिन वक्त का किसको पता होता है कि कल को क्या हो जाए। खैर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन काका ने निशा का रिश्ता एक बहुत बड़े खानदान में तय कर दिया। काका चाहते थे कि जैसे निशा को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं हुई है, ससुराल में भी उसे कभी कोई कमी न रहे। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे खानदान में निशा का रिश्ता तय कर दिया था और सब लोग व्यवहार और आचरण में भी बहुत अच्छे थे। लेकिन निशा इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वह कहीं किसी और लड़के के प्रेम जाल में चक्कर में फंस चुकी थी। मैंने निशा को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। पर इस बात के पीछे हम दोनों में थोड़ी कहासुनी भी हुई थी, क्योंकि निशा ने बचपन से ही बहुत पैसा देखा था, तो उसे पैसे की कदर तो वैसे भी नहीं थी। पैसे को वह हाथ का मैल समझती थी। जितना मन आया, जहाँ मन किया, उतना पैसा उड़ा दिया। निशा ने काका से उस लड़के से शादी करने के लिए बहुत जिद की थी, लेकिन काका ने जब उस लड़के को देखा तो वह तुरंत ही समझ गए कि उस लड़के ने निशा की दौलत को देखकर उसको पसंद किया है और शादी हो जाने के बाद वह निशा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। और इसीलिए काका ने उस लड़के से निशा की शादी करवाने के लिए मना कर दिया। निशा ने बहुत शोर मचाया, लेकिन काका के आगे उसकी एक न चली और शादी का दिन नजदीक आ गया। बारात दरवाजे पर आ खड़ी थी। दुल्हन का सब इंतजार कर रहे थे कि काका निशा को ऊपर छत से लेने के लिए गए, तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि निशा वहां पर नहीं थी। इसका साफ साफ मतलब यह था कि निशा उस लड़के के साथ भाग गई थी। काफी देर चुपचाप सारी तरफ ढूंढा, लेकिन निशा कहीं भी नजर नहीं आई। फिर काका ने अचानक से मेरी शादी निशा के दूल्हे से तय करने की बात कही। पहले मेरे पापा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, लेकिन जब काका ने पापा के सामने हाथ जोड़ दिए और बोले कि आज मेरी इज्जत को बस तुम और चांदनी बिटिया ही बचा सकते हो, वरना बारात वापस लौट गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। फिर उसके बाद सब लोगों ने जोर दिया और रिश्तेदारों ने समझाया, तो मेरे पापा इस बात के लिए राजी हो गए और फिर निशा के दूल्हे से मेरी शादी कर दी गई। आज निशा को इस हालत में देखकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वह देखने में इतनी खूबसूरत थी और आज उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां पड़ी हुई थीं कि दूर से वह पहचान में भी नहीं आ रही थी। कहाँ वह इतने मालदार खानदान की लड़की और आज सड़क पर धक्के खाने को मजबूर थी। खैर उसने भी जब मुझे देखा तो शायद वह मुझे पहचान तो गई थी और आज उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उसे एकदम से गले से लगा लिया और वह भी मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अब मैंने उसको अपने साथ अपने घर ले जाने को कहा। पहले तो वह मना करने लगी, लेकिन मेरे बहुत जिद करने पर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैंने भी निशा का हाथ पकड़ा और उसको लेकर अपने घर की ओर चलने के लिए गाड़ी में हम दोनों बैठ गए। मैंने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर मेरी हवेली के बाहर रोक दी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई थी, इसीलिए मेरा घर बहुत बड़ा और बहुत आलीशान हवेली नुमा बना हुआ था। अब मैंने निशा का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी से उतारा और उसको अंदर लेकर गई। हवेली में अंदर जाने के बाद
मैंने उसको सोफे पर बिठाया। तब तक मेरे बेटा और बहू भी वहां पर आ चुके थे। मैंने निशा को वहीं बैठाया और अपनी बहू से कहा कि वह नौकर से कहकर बाथरूम में एक जोड़ी अच्छे से कपड़े और गुनगुना पानी रखवा दे। निशा की जैसी हालत हो रखी थी, उसकी हालत को देखकर मेरे बेटे और बहू दोनों ही मुझे अजीबोगरीब तरीके से देख रहे थे। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ ले गई। वह बहुत सहमी हुई थी और डरी हुई भी नजर आ रही थी। मैंने निशा को अंदर जाने को कहा तो पहले तो वह मना करने लगी, पर जब मैंने उसे प्यार से समझाया तो वह अंदर चली गई। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं बाथरूम के बाहर ही खड़ी रहूं। मैंने ऐसा ही किया। तब तक जब तक निशा नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बाहर नहीं आई, मैं बाहर गेट पर ही खड़ी रही। उधर मेरे बेटे और बहू दोनों आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि माँ, आप यह किसको घर ले आए हैं? आखिर यह कौन है? और जब मैंने उनको बताया कि यह मेरे बचपन की दोस्त निशा है, तो मेरे बेटे की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने उसको अपनी और निशा की दोस्ती के बारे में अपनी बचपन की बातें सभी कुछ बता रखा था। मेरे बेटे को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की इकलौती और सबसे प्यारी बहन आज इस हाल में है। खैर, अब जब निशा बाहर आई तो हम हाथ पकड़कर उसको आंगन में लेकर आए। तब तक बहू ने नौकरों के साथ मिलकर चाय नाश्ता तैयार करवा दिया था। मैं निशा से कुछ खाने को कहती, उससे पहले ही वह बाहर बने हुए बगीचे में भाग गई और वहां जाकर फूलों के बीच में जाकर बैठ गई और एक गहरी सी सोच में डूब गई। मैं वहां पहुंची। मैंने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा और उससे पूछना चाहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तब निशा ने मुझे बताया कि काका ने सच ही अनुमान लगाया था। उस लड़के ने निशा को सिर्फ उसकी दौलत के लिए पसंद किया था। खैर, जब से दोनों घर से भाग गए तो शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, क्योंकि निशा अपने घर से बहुत सारे पैसे और सोना लेकर भागी थी। जब तक वह पैसे उनके पास रहे, तब तक उस लड़के ने निशा के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और वह पैसे खत्म होने लगे, तो निशा की जिंदगी में दुखों ने आना शुरू कर दिया। इस बीच निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। निशा ने मुझे बताया कि उसका पति रोज दारू पीकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे के लिए सब कुछ सहती रही। और एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब निशा सुबह सोकर उठी और उसने अपने पति को जगाया, तो वह सोकर उठा ही नहीं। वह हमेशा के लिए सोता ही रह गया। निशा के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन फिर भी अब वह बेचारी करती ही क्या, कहाँ जाती। घर वालों से तो उसने पहले ही बिगाड़ ली थी, और काका के लिए वह उसी दिन मर गई थी जिस दिन वह उस घर को छोड़कर उस लड़के के साथ भागी थी। और उसने काका की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। उसके बाद उसने जैसे तैसे अपने बेटे के लिए खुद को संभाला। सब लोग उसे सांत्वना देते कि बेटा एक दिन बड़ा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस इसी उम्मीद में जिस लड़की ने कभी हाथ से एक चम्मच तक नहीं उठाई थी, आज वह दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती हुई घूम रही थी, और सिर्फ इसलिए
क्योंकि उसको अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाना था, जिसके लिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। खैर, समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। धीरे धीरे अब मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा था। मैंने उसका दाखिला स्कूल में करवा दिया। जब उसके पिता की मृत्यु हुई, तब तक उसकी उम्र लगभग 2 साल की रही होगी। अब वह स्कूल पढ़ने जाने लगा और मैं दिन रात मेहनत करके, दूसरों के घरों में काम करके, एक एक पाई पाई करके पैसा जुटाती कि मेरा बेटा कल को बड़ा आदमी बन जाएगा तो मुझे सब दुखों से निकाल देगा। और इसी उम्मीद में वह सब कुछ किए जा रही थी। अब रवि दूसरी क्लास में आया, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते वह 10वीं कक्षा में आ चुका था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। उसने कभी भी स्कूल में मुझे शिकायत करवाने का मौका नहीं दिया। सभी अध्यापक उसकी बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि वह पढ़ने में इतना होशियार था कि सभी टीचरों को उससे बहुत लगाव हो गया था। अब 10वीं की परीक्षा उसने अच्छे अंकों के साथ पास की। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसने मुझे एक इच्छा जताई कि वह बाहर जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उसको विदेश में पढ़ा सकूं। तब उसने मुझे बताया कि अब जब मैं 11वीं की परीक्षा पास कर दूंगा और उसके बाद 12वीं की कक्षा में आऊंगा तो विदेश जाने के लिए कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर वह टेस्ट मैंने पास कर लिए तो मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। बेटे के सपनों को अपना समझकर मैंने उसकी उसमें भी मदद की। मैंने उसे एक बार भी नहीं रोका। मुझे लगा कि यह कामयाब हो जाएगा तो बस मेरे दिन उलट जाएंगे। इतना तो रवि को भी पता था कि वह ही मेरा इकलौता सहारा है और अब तक का समय मैंने उसके साथ काटा है। लेकिन फिर भी 3 साल की पढ़ाई करने के लिए उसे विदेश जाना होगा तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। यह सब कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा था, लेकिन मैंने अपने बेटे के प्यार के सामने उसके भविष्य को चुना और फिर वैसा ही हुआ जैसा रवि ने मुझसे कहा था। 11वीं की परीक्षा के बाद जब उसने 12वीं की परीक्षा दी तो वह 12वीं की परीक्षा में तो अच्छे नंबरों से पास हुआ ही, साथ ही साथ उसने विदेश जाने के लिए जो परीक्षा दी थी उसमें भी वह प्रथम स्थान प्राप्त करके सरकारी स्कॉलरशिप से अपना एडमिशन विदेश में करवाने में सफल रहा। अब बेटा विदेश चला गया। पढ़ाई करने के लिए मैं जैसे तैसे ही अपने दिन काटा करती, उससे फोन पर बातें कर लिया करती। मेरा एक एक दिन मानो एक एक साल के बराबर गुजर रहा था। पर फिर भी मैंने अपने बेटे से यूं नहीं कहा कि वह मेरे पास आ जाए। मुझे अपने इकलौते बेटे के बिना रहने में बहुत परेशानी होती है, मन भी नहीं लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही सब कुछ सोचकर चुप रह जाती कि कुछ दिन की ही तो बात है। जब वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएगा तो मेरे सारे दिन सुधर जाएंगे। जितने दुख मैंने उसको पालने पोसने में काटे हैं वह सब दूर हो जाएंगे। और बस कुछ दिन बाद वह समय आया। मेरा बेटा विदेश से वापस आया। उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी। जब वह वापस आया तो वह अकेला नहीं आया, अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया था। जब मैंने पूछा कि यह कौन है तो उसने बताया कि यह आपकी बहू है। मैंने विदेश में ही इससे शादी कर ली थी। दरअसल माँ, बात ही कुछ ऐसी थी, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे इससे शादी करनी पड़ी। मैं भी क्या ही करती। और जब बेटा शादी करके ले ही आया था तो मैं भी बहू को रखने से मना करने वाली आखिर होती कौन थी। हालांकि मैंने
अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सारे सपने देख रखे थे, लेकिन फिर भी जब वह विदेश से शादी करके लौटा तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा और बहू को बहुत आदर सत्कार के साथ अपने घर में ले लिया। हमारा घर बहुत छोटा था, तो बस जिस दिन से बहू घर में आई उस दिन से उसने ड्रामे शुरू कर दिए। इतना छोटा घर है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। तुमने मुझसे झूठ बोला और वह आए दिन मेरे बेटे के साथ कलेश किया करती थी। बेटा भी क्या ही करता, मेरी सुनता तो पत्नी मुंह बना लिया करती, उसकी ना सुनता तो कैसे काम चलता। आखिर जीवन तो उसे उसी के साथ काटना था। और इसी तरीके से बहू ने मुझे बेटे से बिल्कुल दूर कर दिया। मुझे फिर भी थोड़ा सब्र था कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा बेटा मेरे साथ तो है। लेकिन मेरी यह खुशी भी मेरी बहू से शायद बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मेरे बेटे के सामने शर्त रख दी कि या तो वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे या तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। जब वह बेटे से यह सब बातें कह रही थी तो मैंने सारी बातें सुन ली थी और मैं यह नहीं चाहती थी कि मैं अपने बेटे की खुशियों में किसी भी तरीके से रोड़ा बनूं, और इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और भटकती भटकती उस मंदिर पर पहुंची, क्योंकि कोई और सहारा ही नहीं था मेरा। मंदिर के पुजारी ने मुझे शरण दी, लेकिन पेट बहुत बड़ी चीज है और बुरी भी। इंसान के पास चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन फिर भी पेट में खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है ना। तो फिर उन पुजारी जी ने ही थोड़े से पैसे लगाकर मुझे मंदिर के किनारे ही एक फूल की दुकान खुला दी, जिससे मेरा डेली के गुजारे के लायक खाने पीने का जुगाड़ हो जाया करता था। मैंने अब निशा से हैरानी से पूछा, तो क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढने के लिए एक भी दिन नहीं आया? तब निशा ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा मुझे ढूंढने के लिए नहीं आया, वह ढूंढता ढूंढता मेरे पास आया और मुझे घर भी ले गया। लेकिन जब अगली सुबह मैं उठी तो सब कुछ ठीक था। बहू का व्यवहार भी अब बहुत अच्छा था। उसके बाद उसने नए नए ड्रामे शुरू कर दिए। बेटे के ऑफिस जाने के बाद वह मुझे धमकाती, घर के काम कराती, हमेशा मुझे नौकरानी बनाकर रखती और बेटे के सामने दिखावा करती। धीरे धीरे उसे भड़काने लगी मेरे खिलाफ और एक दिन उसने मुझे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया। और इस सब घटना के बाद ही मैं मंदिर पहुंची थी, जहां पर पुजारी जी ने मुझ पर दया खाकर एक छोटी सी फूल की दुकान मुझे करवा दी थी। निशा की सारी बातें सुनकर मेरे बहू बेटे और मैं भी बहुत रोने लगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में कभी एक चम्मच भी नहीं उठाई थी, दुख का जिसने कभी मुंह तक नहीं देखा था, आज इतने सारे दुख झेलने के बाद वह मेरे सामने इस तरीके से बैठी हुई थी। अब वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। मैंने उसको जैसे तैसे चुप किया और फिर कहा कि क्या तुमने कभी भी हिम्मत नहीं की निशा अपने बेटे को सच बताने की? मेरे पूछने पर वह बोली, चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैंने अब तक जो भी चाहा वह कहाँ पूरा हुआ। बस अपने इतना कहते हुए वह फूट फूट कर बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने जैसे तैसे उसे चुप कराया और फिर उसको समझाया। निशा अब हमारे साथ तो रह रही थी, लेकिन वह हर समय बहुत उदास सी ही रहा करती थी। एक दिन जब हम सब साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, तो भी निशा बिल्कुल गुमसुम सी बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो मुझे भी बस यही सोच लगी रहती कि कैसे भी करके अपनी बहन को इंसाफ दिलाऊं। अब मैंने इस बारे में अपने बेटे से बात की और मेरे बेटे बहू दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए कि वह किसी भी कीमत पर निशा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे।
और उसकी बहू को उसकी गलती का एहसास करा कर रहेंगे। अब मेरे बेटे और बहू ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसे सुनकर मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मेरे बेटे और बहू ने जब मुझसे कहा कि यह प्लान 100% काम करेगा और इसके बाद हमें आपकी मदद चाहिए होगी। आपको यह सारी बातें पता हैं, लेकिन इस बारे में आप आंटी को कुछ मत बताइएगा माँ। मैंने भी बेटे और बहू की हाँ में हाँ मिला दी और अब उन दोनों ने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे समय बीत रहा था और लगभग एक हफ्ते बाद निशा की बहू हमारे घर के अंदर हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, जब मुझे मेरी एक नौकरानी ने आवाज देकर कहा कि माँ जी, एक औरत बार बार आपका और निशा जी का नाम लेकर पुकार रही है। तब मैंने निशा से कहा कि चलो चलकर देखते हैं कि आखिर कौन आया है। जब मैं और निशा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, तब निशा ने अपनी बहू को अचानक अपने सामने देखा तो वह चौंक गई और निशा को भी आज इस रूप में देखकर उसकी बहू भी चौंक गई और कहीं ना कहीं वह खुश भी थी। उसकी खुशी और उसका दुख उसकी आंखों से और उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। आंखों में आंसू लिए निशा की बहू झट से निशा के पैरों में पड़ गई और पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगी। निशा को कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से यह सब क्या हुआ। निशा अपनी बहू को पैरों से उठाने लगी, लेकिन उसकी बहू उसके पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती रही। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी, तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ किया और अब आप मेरे साथ घर चलेंगी। यह सब कहती कहती निशा की बहू बस रोए जा रही थी। तो निशा ने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। तब निशा की बहू ने सारी सच्चाई बताई। उसने बताना शुरू किया कि एक हफ्ते पहले वह अपने बेटे को लेकर पार्क में घूमने के लिए गई थी। उसका कुछ पल के लिए अपने बेटे से ध्यान हटा। जैसे ही वह फोन पर बात करके पीछे मुड़ी, उसने देखा कि वहां उसका बेटा नहीं था। अब तो वह बेचारी रोती चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही। उसने वहां उपस्थित सभी से पूछा, लेकिन उसे अपने बच्चे का कहीं पता नहीं चला। पूरे दिन तक जब वह ऐसे ही रोती चिल्लाती रही और वह पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए भी नहीं जा पाई। इसका कारण था कि किसी ने फोन पर उसे यह कहा था कि यदि वह पुलिस के पास गई तो उसके बच्चे की जान को खतरा है। उसके बाद उस किडनैपर ने निशा की बहू को अजीबोगरीब काम करने के लिए कहा। किडनैपर ने फोन पर मेरी बहू से कहा कि यदि उसे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए तो उसे दूसरों के घर जाकर उनके छोटे मोटे काम करने होंगे, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना और भी अन्य कई काम। चाहे कोई काम दे या ना दे, कैसे भी करके उसे काम ढूंढना है और वही काम करना है। यह सब सुनकर निशा की बहू को बहुत अजीब तो लगा, लेकिन फिर वह सोचने लगी कि उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यदि उसे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए तो उसे यह सब कुछ करना होगा और वह अपनी तरफ से यह सभी काम करने लगी। जब निशा की बहू यह सब बातें बता रही थी कि तभी मेरे बेटा और बहू सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए और बोले कि आगे की कहानी आपको हम बताते हैं आंटी जी। दरअसल इन बहन जी का बच्चा किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही किडनैप कराया था। मैं जानता हूँ आंटी कि यह बहुत गलत है, लेकिन निशा आंटी, आपकी बहू ने आपके साथ जो किया उसे उसकी गलती का एहसास करवाना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह आपने अपने बेटे के लिए इतने कष्ट सहे हैं, उसे पाला पोसा और इतना बड़ा किया, इस बेटे को उसकी पत्नी ने आपसे अलग कर दिया। हमने यह सब इसलिए किया
ताकि इन्हें भी आपके दर्द का एहसास हो, ताकि इन्हें भी पता चल सके कि एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर दोनों निशा की बहू से बोले, हाँ तो बताइए कि आपको दूसरों के यहाँ काम करके कैसा लगा। तब निशा जी की बहू उन दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी, मैं बहुत गलत थी भैया। मैंने कभी भी अपनी सास के बारे में नहीं सोचा, कभी यह नहीं सोचा कि उन्होंने मेरे पति को पालने के लिए कितने कष्ट सहे और कितनी मुश्किलों से इन्होंने अपने बेटे को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ईश्वर की कृपा से मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने लोगों की कितनी गालियां खाई, कितनी जिल्लत सही, और मेरी सास ने तो मेरे पति को अच्छा जीवन देने के लिए हमेशा ही यह सब कुछ सहा था। जिस बेटे के लिए मैं इतना तड़पी, अभी यह केवल 2 महीने का है, जिसके बिना मैं 4 दिन में ही पागल सी हो गई। फिर ऐसे में मेरी सास पर भला क्या बीती होगी, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने अपनी सास को अपने पति से दूर कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से आप मेरे ही साथ अपने घर में रहेंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब निशा अपनी बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है। उसकी बहू को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पति को भी सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने अपनी सास के खिलाफ उसे भड़काया था। बेटा बहुत नाराज हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। अब निशा खुशी खुशी अपने बहू बेटे और पोती पोते के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहती है और कभी कभी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर भी आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।